हेलो एवरीवन, आई एम सी ए देवेश ठाकुर। आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है टीडीएस का सेक्शन 194H। 194H इज ऑन टीडीएस ऑन कमीशन और ब्रोकरेज। इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले हम कंसेप्ट क्लियर करेंगे कि ये 194H एक्चुअली में है क्या, कैसे ये वर्क करता है। इसमें सबसे पहले हम डेफिनेशन जो इनकम टैक्स में है उसको एक्सप्लेन करेंगे और उसको समझेंगे कि एज पर द इनकम टैक्स एक्ट ये डेफिनेशन हमसे क्या डिमांड करती है। सेकेंडली, मॉनेटरी लिमिट, क्या लिमिट है कि जिसके क्रॉस होते ही, थ्रेशोल्ड लिमिट जो होती है जिसके क्रॉस होते ही आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। रेट्स, बेसिक रेट या फिर सेस के साथ, इसमें एक्सेप्शंस हैं जो हम डिस्कस करेंगे कि आपको बेसिक रेट लेना है या फिर सेस के साथ लेना है। सेक्शन 206AA वेयर पेन इज नॉट अवेलेबल, इसको हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद रिलेटेड रूल्स, इनकम टैक्स रूल्स जो इस सेक्शन से रिलेटेड है, 194H से रिलेटेड, हम उनको डिस्कस करेंगे। टाइम ऑफ डिडक्शन, उसके बाद हम समझ पाएंगे कि टाइम ऑफ डिडक्शन क्या है, आपने कब टीडीएस को डिडक्ट करना है अंडर सेक्शन 194H। फिर हम समझेंगे टाइम ऑफ पेमेंट, जिसका रूल नंबर है 30। रूल नंबर 30 हमें बताएगा कि हमें कब पेमेंट ऑफ टैक्स करनी है टू द क्रेडिट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद कंसेप्ट ऑफ लोअर रेट और नो डिडक्शन ऑफ इनकम टैक्स। रूल नंबर 28 हमें एक्सप्लेन करेगा ये कंसेप्ट, जिसके हिसाब से पे हमें एक सर्टिफिकेट देगा जो कि असेसिंग ऑफिसर उनको इशू करके देता है कि आपका जो टीडीएस कटेगा वो या तो लोअर रेट पे कटेगा या फिर नो डिडक्शन, या फिर उस पर टीडीएस ही नहीं कटेगा। इस कंसेप्ट को हम एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे टीडीएस सर्टिफिकेट, जो कि रूल नंबर 31 हमें एक्सप्लेन करेगा कि टीडीएस सर्टिफिकेट हमने कब तक इशू करना है और कैसे इशू करना है। टीडीएस रिटर्न के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि अंडर सेक्शन 200 सब सेक्शन 3 में है, स्टेटमेंट ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स। इन सारे टॉपिक्स को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सेक्शन 194H, सेक्शन 194H के डेफिनेशन से हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इट सेज, एनी पर्सन, पर्सन मींस पर्सन इनकम टैक्स एक्ट में डिफाइन किया गया है कि पर्सन क्या होता है। अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 31, पर्सन मींस इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, फर्म, AOP, BOI whether incorporated or not, local authorities, every artificial judicial person। अब सबसे पहले समझते हैं ये कंसेप्ट वर्क कैसे करता है। हमने एग्जांपल में पेयर जो है हमारा वो है मिस्टर एक्स। पेयर मींस जो पेमेंट कर रहा है, और हमने मिस्टर वाई को कंसिडर किया है एज पेई। मिस्टर वाई ने मिस्टर एक्स को कुछ सर्विसेज प्रोवाइड की थी, उसके अगेंस्ट में मिस्टर एक्स उनको पेमेंट करेंगे। इधर इनकम बनी मिस्टर वाई की और एक्सपेंडिचर बना मिस्टर एक्स का। मिस्टर वाई की इनकम के ऊपर टैक्स कौन डिपॉजिट करेगा? मिस्टर एक्स। यानी जो पेमेंट कर रहा है उसके ऊपर ऑलमोस्ट सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिस्टर एक्स के ऊपर है। इसने टैक्स डिपॉजिट करना है, डिडक्ट करना है सही रेट पे, उसने टीडीएस रिटर्न फाइल करनी है, और एट द एंड इसने टीडीएस सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करना है मिस्टर वाई को। जो कि इनकम थी मिस्टर वाई की, उसके ऊपर टैक्स डिपॉजिट कर रहा है मिस्टर एक्स। यह है गवर्नमेंट का फिनोमिना कि वो वर्किंग कैपिटल अपनी जनरेट करने के लिए एज इंडिविजुअल उसकी एडवांस पेमेंट आपसे करवाती है। ये गवर्नमेंट का सर्कल है, क्योंकि अगर मिस्टर वाई की कंसीडर करी जाए इनकम, अगर वो अप्रैल में कमाता है तो वो मार्च एंडिंग के बाद अपनी इनकम को कैलकुलेट करेगा और उसके बाद वो गवर्नमेंट को टैक्स डिपॉजिट करेगा। उस केस में ये पूरा साल टैक्स पे नहीं करेगा। मिस्टर वाई की इनकम के ऊपर रेगुलरली चेकअप किया जाए और उसके ऊपर टैक्स लिया जाए, ये एक फिनोमिना है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। यानी सोर्स कौन बना? मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स से आप ले लेंगे पेमेंट, क्योंकि वो पेमेंट कर रहे हैं एज एक्सपेंडिचर जो क्लेम करेंगे, मिस्टर एक्स को सोर्स बना लिया गया। अगर हम सपोज करें कि मिस्टर वाई अगर सीए हैं तो मिस्टर एक्स होए उनके क्लाइंट, जहां से सोर्स ऑफ इनकम आती है। सोर्स ऑफ इनकम से वो डिडक्ट करेंगे और कलेक्शन करेंगे सोर्स से। सपोज अगर मिस्टर वाई इज ए लेंडर तो बोरोवर हुए मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स बने वाई के लिए सोर्स। अगर ये लैंडलॉर्ड है मिस्टर वाई तो मिस्टर एक्स हुए टेनेंट, तो उनकी इनकम का जो सोर्स बना, जो टेनेंट है उनका, उधर से डिडक्शन होगी और उधर से टैक्स डिपॉजिट किया जाएगा।
ऑन हुज बिहाफ, ऑन मिस्टर वाई बिहाफ, यानी जो मिस्टर एक्स टैक्स पे करेगा वो मिस्टर वाई के पैन नंबर के ऊपर टैक्स पे करेगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये नहीं पता कि मिस्टर वाई नाम का कोई आदमी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या चेक करता है? पैन नंबर। उसके हिसाब से पैन नंबर उसकी आइडेंटिटी है, तो अगर पैन के ऊपर टैक्स डिपॉजिट किया है इट मीन्स कि मिस्टर वाई ने टैक्स डिपॉजिट किया है। एनी पर्सन नॉट बीइंग इंडिविजुअल और HUF, यानी जनरली अगर पर्सन के डेफिनेशन को कंसिडर किया जाता है तो इंडिविजुअल और HUF को हम कंसिडर करते हैं, बट इस सेक्शन की डेफिनेशन के हिसाब से इंडिविजुअल और HUF को अगर हम तभी कंसिडर करेंगे अगर कुछ कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी। वो कंडीशन क्या है हम आगे देखते हैं। मिस्टर एक्स यानी एनी पर्सन नॉट बीइंग इंडिविजुअल और HUF रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग टू अ रेजिडेंट, यानी अगर वो रेजिडेंट को पे कर रहा है तभी ये सेक्शन एप्लीकेबल है। टू अ रेजिडेंट एनी इनकम बाय वे ऑफ कमीशन। अब इस कमीशन में जो इंश्योरेंस कमीशन है जो कि अंडर सेक्शन 194D में आती है, जो कि हम अलग से कंसिडर करेंगे और आपको एक सेपरेट वीडियो में समझाएंगे 194D की कमीशन कैसे कैलकुलेट करनी है, कैसे उसके ऊपर TDS कटता है, वो इंश्योरेंस कमीशन को इसमें इंक्लूड नहीं करना। एनी इनकम बाय वे ऑफ कमीशन एक्सक्लूडिंग इंश्योरेंस कमीशन और ब्रोकरेज। अब इसमें इंक्लूड क्या होता है? इट इंक्लूड्स एनी पेमेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, यानी जो पेमेंट उसको रिसीव्ड हो गई है या फिर रिसीव्ड होने वाली है, जो एक्रू हो गई है और वो रिसीव होने वाली है नियर फ्यूचर, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय अ पर्सन एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन फॉर सर्विसेज रेंडर, यानी अगर कोई थर्ड पर्सन भी सर्विसेज रेंडर कर रहा है उसकी वजह से उसकी इनकम कंसिडर करी जा रही है और उसको इनकम रिसीव्ड होगी फॉर सर्विसेज रेंडर। अब ये सर्विसेज रेंडर क्या है उसको समझते हैं। सर्विसेज रेंडर में प्रोफेशनल सर्विसेज को इंक्लूड नहीं किया गया है। प्रोफेशनल सर्विसेज जैसे सर्विसेज रेंडर्ड बाय अ पर्सन इन द कोर्स ऑफ कैरिंग ऑन अ लीगल, मेडिकल, इंजीनियरिंग, अकाउंटेंसी प्रोफेशन एक्सेट्रा, यानी प्रोफेशनल सर्विसेज को एक्सक्लूड कर दें तो जो सर्विसेज रेंडर करी हैं मिस्टर वाई ने टू मिस्टर एक्स, उसको हम कंसिडर करेंगे फॉर सेक्शन 194H फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्शन TDS। Shall at the time of credit of such income to the account of pay or at the time of payment of such income in cash, check, draft or any other mode। क्रेडिट या फिर पेमेंट विच एवर इज अर्लियर के ऊपर हमने इस सेक्शन के अंदर TDS को डिडक्ट करना है। अब TDS का सेक्शन वाइज जो रेट है, इस सेक्शन का रेट है 5%, जो कि इसका बेस रेट है। TDS में नॉर्मली हर सेक्शन के ऊपर एक स्पेसिफाइड TDS का रेट है, बट उसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। क्या हमें उसी रेट के ऊपर TDS डिडक्ट करना है जो रेट स्पेसिफाइड है या फिर उसके ऊपर सेस ऐड करना है? 194H में जो TDS का रेट है जो कि बेस रेट है वो है 5%। इसके ऊपर सेस इंक्लूड नहीं है। सिर्फ इसके दो एक्सेप्शंस हैं जहां पे बेस रेट नहीं लगता, वो है अंडर सेक्शन 192 और 195। 192 आपका सैलरी वाला है और 195 आपका नॉन रेजिडेंट को जो पेमेंट आप करते हैं, उसमें बेस रेट के अलावा भी सेस लगता है। बाकी सारे सेक्शंस में जो रेट स्पेसिफाइड है वही रेट आपको चार्ज करना है। अब कंसेप्ट क्या है क्रेडिट का वो हम समझते हैं। सपोज मंथ एंड में किसी वेंडर ने आपको कमीशन इनवॉइस रेज करके दिया। अगर आप एक ऑनलाइन सेलर हैं तो आप उसको अमेजोन, फ्लिपकार्ट कंसिडर कर सकते हैं, या फिर कोई अदर आपका कोई वेंडर है तो वो आपको मंथ एंड में कमीशन इनवॉइस रेज करके देता होगा। 30 तारीख को हम उसके एंट्री करेंगे। ड्यू की जो एंट्री करेंगे वो है कमीशन चार्जेस डेबिट, इनपुट CGST 9%। अगर आपका वो दिल्ली का है, अगर वो इंट्रा सिटी है तो आप उस पर CGST SGST चार्ज करेंगे। अगर वो इंटर स्टेट आपको कमीशन इनवॉइस रेज करके देगा तो उसके ऊपर IGST चार्ज होगा। इधर वेज आपको जो भी टैक्स डिडक्ट है उसके ऊपर वो आप अपना इनपुट क्लेम कर लेंगे इनपुट सर्विसेज में। टू TDS पेबल 5% ऑफ द अमाउंट आपको TDS पेबल है जो कि मिस्टर एक्स यानी जो पेयर है उसको डिपॉजिट करना है टू दी गवर्नमेंट। बाकी का जो बैलेंस है टू वेंडर, उसको वो पेमेंट करना है वेंडर को।
और 5 अप्रैल को अगर सपोज कीजिए हमने उसको पेमेंट करी है तो पेमेंट की एंट्री हुई वेंडर टू बैंक। अब इस केस में क्रेडिट करा हमने उसकी इनकम को 30 सितंबर को, पेमेंट करा हमने उसको 5 अक्टूबर को। इन दो इवेंट्स में सबसे पहले जो इवेंट हुआ हम उसको कंसिडर करेंगे, यानी 30 सितंबर। 30 सितंबर को अगर हम कंसिडर करेंगे तो टीडीएस लाइबिलिटी जो हमारी अराइज होती है वो अगले महीने के 7th को पे करना होता है, यानी 7 अक्टूबर तक हमें वो टीडीएस डिपॉजिट करना है। तो टीडीएस पेबल टू बैंक। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम ये 3 एंट्रीज पास करेंगे इन केस ऑफ कमीशन चार्जेस अंडर सेक्शन 194H। सपोज अगर पेमेंट होती 5 अक्टूबर को और बिल रेज होता आपको 1 नवंबर, यानी नेक्स्ट मंथ की 1st डेट को अगर आपको बिल रेज होता, उस केस में अगर 5 अक्टूबर पेमेंट डेट है तो विच एवर इज अर्लियर हम कंसिडर करेंगे, जो कि 5 अक्टूबर होगी, तो हमारे को 7 नवंबर तक उसका टैक्स पे करना है। तो इन केस ऑफ 194H ये 3 एंट्रीज हमने पास करनी है। फर्स्ट ड्यू, सेकंड पेमेंट, या फिर फर्स्ट पेमेंट हो सकती है, सेकंड ड्यू हो सकती है, और थर्ड हमारी पेमेंट की एंट्री होती है टीडीएस पेबल जो हम पे करेंगे बैंक से। इस डेफिनेशन के साथ 3 और बातें जुड़ी हैं। उनमें से पहली है प्रोवाइडेड एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट ऑफ सच इनकम क्रेडिटेड और पेड और लाइकली टू बी क्रेडिटेड और पेड, यानी आपने अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको क्रेडिट कर दिया है या फिर पेमेंट आपने कर दी है या फिर आप क्रेडिट करने वाले हैं और पेमेंट करने वाले हैं, वो अमाउंट अगर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर अगर वो 15,000 को एक्सीड करता है तो ही आपने टीडीएस डिडक्ट करना है। अगर वो 15,000 को एक्सीड नहीं करता या फिर लाइकली टू बी एक्सीड नहीं है तो आपको डिडक्शन नहीं करनी है। प्रोवाइडेड ऑल्सो डेट अगर एक इंडिविजुअल और एचयूएफ का टोटल सेल्स, ग्रॉस रिसिप्ट्स या फिर टर्नओवर जो 44 AB में स्पेसिफाइड है, अगर वो उस लिमिट को एक्सीड करता है अपने पिछले फाइनेंशियल ईयर में, तो वो इस फाइनेंशियल ईयर के लिए लायबल है कि वो डिडक्ट करेगा टीडीएस अंडर सेक्शन 194H। प्रोवाइडेड फर्दर डेट नो डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन ऑन कमीशन और ब्रोकरेज पेबल, यानी इस सेक्शन में किसी भी कमीशन पेबल और ब्रोकरेज पेबल पे टीडीएस नहीं कटेगा अगर वो बीएसएनएल और एमटीएनएल पे कर रहे हैं टू देयर पब्लिक कॉल ऑफिस फ्रेंचाइजी। सेक्शन 206AA वेयर पैन इज नॉट प्रोवाइडेड, अगर पेयर को पैन नहीं प्रोवाइड करता है उस केस में रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है पेयर के ऊपर कि वो टीडीएस का रेट जो है या तो जो सेक्शन में प्रोवाइडेड है वो लेगा, नहीं तो 20% विच एवर इज हायर। एक सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो पेई को इस सेक्शन में प्रोवाइड की गई है वो है कि वो अपना पैन नंबर प्रोवाइड करेगा पेयर को। अगर वो नहीं प्रोवाइड करता है तो पेयर फिर 20% या फिर रेट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 194H उस पर डिडक्ट करेगा। अब इसका भी एक एक्सेप्शन है, 192A सेक्शन, उसके ऊपर ये प्रोवाइड नहीं होता है। उसमें क्या है, उसमें मैक्सिमम मार्जिनल रेट लगेगा जो कि 35.88 है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920। अगर वो पैन नंबर प्रोवाइड नहीं करता है और वो ये सोचता है कि अगर 1%, 2%, 5% की जगह अगर मेरा 20% भी डिडक्ट हो गया तो मैं उसको आईटीआर में क्लेम कर लूँगा, तो ऐसा नहीं है। असेसी को अगर टीडीएस का क्लेम करना है तो उसे आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट असेसी को बाय नेम नहीं जानता, जैसे कि अभी बात हुई थी कि वो उसको पैन नंबर से जानता है। अगर पेयर ने पेई का पैन नंबर के ऊपर टीडीएस जमा ही नहीं कराया है क्योंकि पेई ने प्रोवाइड ही नहीं किया था, वो सोचता है कि अगर मेरा 5% नहीं कटा, 20% कट गया है, चलो मैं आईटीआर में क्लेम कर लूँगा। अगर पैन नंबर ही नहीं प्रोवाइड करा है तो उसके पैन के ऊपर वो रिफ्लेक्ट ही नहीं करेगा 26AS में, तो बात आई नहीं कि वो रिफंड क्लेम कर सकता है। इसीलिए पेई को अपना पैन नंबर प्रोवाइड करना है अगर उसको अपना 26AS में रिफ्लेक्शन चाहिए इस टैक्स का। अब बात करते हैं इनकम टैक्स रूल्स की, जो कि आपके 194 सेक्शन से रिलेटेड है। उनमें से सबसे पहला रूल है रूल नंबर 28, जो कि है एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट फॉर लोअर डिडक्शन ऑफ इनकम टैक्स और नो डिडक्शन ऑफ इनकम टैक्स। एप्लीकेंट इसमें असेसिंग ऑफिसर को एक सर्टिफिकेट इशू के लिए अप्लाई करेगा, जो कि आपका अंडर सेक्शन 197 सबसेक्शन 1 है, जो कि इलेक्ट्रॉनिकली मोड है आपका,
फॉर्म नंबर 13 है, डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू और थ्रू ईवीसी। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसके थ्रू हम समझेंगे कि लोअर डिडक्शन और नो डिडक्शन का कंसेप्ट वर्क कैसे करता है। सपोज मैं एक ऑनलाइन सेलर हूँ, मैं गुड्स सेल कर रहा हूँ लाइमरोड के ऊपर। लाइमरोड मेरे को साल के स्टार्टिंग में एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा जो कि उसने असेसिंग ऑफिसर से लिया है। मैं जो आपका TDS काटूंगा वो 5% की जगह 0.75% काटो, और उसकी एक लिमिट है, उसकी एक सर्टेन लिमिट है। वो लिमिट आपको सर्टिफिकेट में मेंशन होगी कि अगर इतने अमाउंट तक आपका कमीशन चार्ज है तो आपको 5% की जगह उस लोअर रेट के ऊपर डिडक्ट करना है जो कि सर्टिफिकेट में मेंशन है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है एज डिडक्टर? मैं ऑनलाइन सेलर हूँ, मेरे को सेल करनी है, उसने कमीशन इनवॉइस रेज करना है। अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है एज डिडक्टर, क्योंकि मैंने TDS डिडक्ट करना है अंडर सेक्शन 194H। सबसे पहले जब मैं रिटर्न फाइल करूंगा तो मैं उसका पैन को वैलिडेट करूंगा जो कि उसने मुझे 197 का सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया होगा। पैन नंबर मुझे वैलिडेट करना है कि मेरे पैन के लिए वो सर्टिफिकेट वैलिडेट है भी कि नहीं है। अगर वो वैलिडेट है तो मुझे 5% की जगह 0.75 डिडक्ट करना है। अगर उसमें नो डिडक्शन है तो मुझे लाइमरोड का TDS डिडक्ट ही नहीं करना है। सर्टिफिकेट आपको बताएगा कि एज ऑनलाइन सेलर आपके पैन के ऊपर मेरी लाइबिलिटी क्या है। अगर उस सर्टिफिकेट में ये लिखा है कि मैं जैसे ऑनलाइन सेलर हूँ, मेरा पैन अगर उसमें वैलिडेट होता है उस सर्टिफिकेट के लिए, और वो सर्टिफिकेट कहता है कि लाइमरोड का इतने अमाउंट तक पे आपको TDS नहीं काटना है, तो आपको नहीं काटना है। उस अमाउंट को एक्सीड होने के बाद ही आपको TDS काटना है। इन केस अगर वो एक्सीड होता है आपका इन फाइनेंशियल ईयर, और अगर लोअर रेट है तो आपको लोअर रेट डिडक्ट करना है। सर्टिफिकेट शुड बी वैलिड। अब उसमें आपको 4 बातों का ध्यान रखना है, एक पैन नंबर, एक सेक्शन। अब अगर 194 सेक्शन उसमें लिखा ही नहीं है सेक्शन में, और अगर उस वेंडर के लिए 3 सेक्शन अप्लाई होते हैं, 194H, 194C, 194I, अगर उस सर्टिफिकेट में सिर्फ C और IB के बारे में बात की गई है तो आपको 194H को एज्यूम नहीं करना है कि उस पे भी आपको वही रेट लगाना है। अगर सर्टिफिकेट में वो सेक्शन आपको मेंशन्ड है तभी आपने उसको लोअर रेट या फिर नो डिडक्शन करना है, नहीं तो आपने नहीं करना है। और रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर, ये सर्टिफिकेट नॉर्मली एक फाइनेंशियल ईयर के लिए इशूड होता है। अगर वो फाइनेंशियल ईयर आपका रेलेवेंट है तभी आपने अप्लाई करना है। जब तक वो कैंसिल नहीं होता बाय असेसिंग ऑफिसर, वो कैरी फॉरवर्ड रहता है, या फिर वो आपको इंटीमेट करेगा वेंडर कि अब आपको TDS नॉर्मल रेट पे ही डिडक्ट करना है। वेरीफाई दैट द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर द सर्टिफिकेट हैज नॉट बीन एक्सीडेड इन द प्रीवियस क्वार्टर्स। आपको ध्यान रखना है जैसे जैसे क्वार्टर एक्सीड होंगे जो लिमिट स्पेसिफाइड थी सर्टिफिकेट में वो एक्सीड ना हो जाए। अगर वो लिमिट एक्सीड हो गई तो आपको लोअर पे नहीं डिडक्ट करना है, तो नॉर्मल रेट जो 5% है आपको उसी पे ही डिडक्ट करना है। फिर कोट करेक्ट सर्टिफिकेट नंबर, जब आप अपनी TDS रिटर्न फाइल करेंगे उसके ऊपर वो ऑटोमेटिकली आपका 5% का 0.75 एक्सेप्ट नहीं करेगा जब तक आप उस पर वैलिड सर्टिफिकेट नंबर मेंशन नहीं करेंगे। वैलिड सर्टिफिकेट मेंशन करने के बाद ही वो एक्सेप्ट करेगा कि आप 0.75 अप्लाई कर सकते हैं। रूल नंबर 30, टाइम ऑफ पेमेंट। इसमें 2 बातें हैं, एक है ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट के बारे में हम देखेंगे और एक अदर देन ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट। 2 सिनेरियो हम लेंगे। अब सबसे पहले समझते हैं ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट के बारे में। इसमें सबसे पहले बात आती है, अगर बुक एंट्रीज के थ्रू पेमेंट हो रही है और आप चालान के थ्रू नहीं पे कर रहे हैं तो आपको सेम डे पेमेंट करनी है। और अगर आप चालान के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं तो उस केस में ऑन और बिफोर 7 days फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच डिडक्शन इज मेड, और अंडर सेक्शन 192(1)A में अगर आपका ड्यू होता है। दोनों ही केस में ऑन और बिफोर 7 days है। यानी अब हम सपोज करते हैं कि अप्रैल के महीने में हमने कुछ डिडक्ट करा है, तो ऑन और बिफोर 7 days फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ हुए 7th of May, 7th of May तक हमने टैक्स डिपॉजिट करना है थ्रू चालान। 192(1)A सेक्शन वो है जिसमें एम्प्लॉयर के पास ऑप्शन है, जो वो नॉन मॉनिटरी परक्विजिट्स देता है एम्प्लॉय को, वो उसके बिहाफ पे टैक्स पे कर सकता है और वो उसे चार्ज नहीं करता एम्प्लॉय से। अदर केस है अदर देन ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट, उसमें ऑन और बिफोर 30th अप्रैल है, वेयर इनकम इज क्रेडिटेड और पेड इन द मंथ ऑफ मार्च। फाइनेंशियल ईयर का जो आखिरी मंथ है मार्च का, अगर उसमें डिडक्ट होता है
तो आपके पास 30 अप्रैल तक का टाइम है कि आप टैक्स डिपॉजिट पे कर सकते हैं। अदर केसेस में ऑन और बिफोर 7 days फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच डिडक्शन इज मेड और इनकम टैक्स इज ड्यू अंडर सेक्शन 192(1)(e) जो कि अभी हमने डिस्कस किया है। नॉर्मली आप ऐसे सपोज कर सकते हैं अप्रैल टू फेब हर महीने के एंड के 7 दिन के अंदर अंदर आपको टीडीएस जमा करना है। मार्च के महीने में एक रिलैक्सेशन है जिसमें आप 30 अप्रैल तक का टाइम है आपको 30 अप्रैल तक आप अपना टैक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे सर्टिफिकेट ऑफ टीडीएस टू बी फर्निश्ड अंडर सेक्शन 203। ये है हमारा रूल नंबर 31। इसमें फॉर्म नंबर 16 और फॉर्म नंबर 16A इशू होता है। फॉर्म नंबर 16 आपका सैलरी के केस में है इफ डिडक्शन इज अंडर सेक्शन 192। ये आपका एनुअली इशू होता है साल में एक बार, जिसकी ड्यू डेट है 15th डे ऑफ द जून, यानी 15 जून तक का आपको टाइम है। फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली फॉलोइंग द फाइनेंशियल ईयर इन विच इनकम टैक्स वाज पेड एंड टैक्स डिडक्टेड। यानी अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर कंसिडर करें, उस फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने के बाद जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा उसकी 15 जून तक को आपको फॉर्म 16 इशू करके देना है एम्प्लॉय को। सेकेंड इज फॉर्म नंबर 16A जो कि अदर देन सैलरी है, एनी अदर प्रोविजन ऑफ चैप्टर 17B जो कि क्वार्टरली इशू होता है विद इन 15 days फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द स्टेटमेंट ऑफ टीडीएस अंडर रूल 31A। यानी अगर आपकी ड्यू डेट एक्सटेंड हो जाती है तो एक्सटेंडेड डेट के 15 दिन के अंदर अंदर आपको फॉर्म 16A इशू करके देना है। यह है अदर देन सैलरी का सिनेरियो। अब बात करते हैं स्टेटमेंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 200 सब सेक्शन 3। आप अगर टीडीएस की रिटर्न सबमिट कर रहे हैं तो आपको फॉर्म नंबर 24Q सबमिट करना है अगर आपका सैलरी की डिडक्शन है। सैलरी डिडक्शन अंडर सेक्शन 192 है तो आपको टीडीएस रिटर्न में फॉर्म नंबर 24Q सबमिट करना है। बाकी अदर सेक्शंस के लिए 193 से लेके 196D तक जो है उसके लिए आपका फॉर्म नंबर है 27Q। उसमें जो डिडक्टी है आपका वो है नॉन रेजिडेंट, नॉट बीइंग अ कंपनी और अ फॉरेन कंपनी, और रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अगर ये केस है तो आपका फॉर्म नंबर 27Q सबमिट होगा। बाकी अदर केसेस के लिए आपका 26Q फॉर्म है जो कि नॉर्मली अगर आप देखें तो अदर देन सैलरी का जो फॉर्म सबमिट होता है जनरली वो 26Q है। अब बात करते हैं टीडीएस रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट्स क्या हैं। हमने पूरे फाइनेंशियल ईयर को 4 क्वार्टर्स में डिवाइड किया है, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4। क्वार्टर फर्स्ट हमारा है अप्रैल टू जून, जिसकी टीडीएस की रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट है 31 ऑफ जुलाई ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। यानी जिस फाइनेंशियल ईयर का आप फर्स्ट क्वार्टर कंसिडर कर रहे हैं उस क्वार्टर के 31 ऑफ जुलाई आपकी लास्ट डेट है टू फाइल टीडीएस रिटर्न। सेकेंड क्वार्टर की लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग है 31 ऑफ अक्टूबर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर की जो रिटर्न आप सबमिट करेंगे, टीडीएस आपने मंथली बेसिस के ऊपर डिपॉजिट करना है। जैसे जुलाई का आप अगस्त में सबमिट करेंगे, अगस्त का सितंबर में, सितंबर का अक्टूबर में, ऑन और बिफोर दी 7 days फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ। ये अभी हमने सीखा टाइम ऑफ पेमेंट के बारे में। रिटर्न जो सबमिट होगी वो होगी टिल 31 ऑफ अक्टूबर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। थर्ड क्वार्टर हमारा जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का है, उसकी रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट है 31 ऑफ जनवरी ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। फोर्थ क्वार्टर हमारा जनवरी, फरवरी और मार्च का जो है उसकी रिटर्न फाइलिंग की लास्ट डेट है 31 ऑफ मई ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर। यानी फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद जो आपको टाइम पीरियड था 30 ऑफ अप्रैल तक का, उसके बाद 1 महीने का आपको टाइम है कि आप अपनी टीडीएस रिटर्न फाइलिंग सबमिट कर सकते हैं। ये था हमारा सेक्शन नंबर 194H के बारे में। अगर आपको इस टॉपिक पे कोई क्वेरी है, डाउट है, आप हमारे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।